हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमारे पास इकोनॉमिक्स के जितने भी डाउट आए हैं, मैं उन डाउट्स के सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के डाउट ले रहा हूं फिलहाल। अभी आज की हमारी डेट है 3 अगस्त 2020। आज रक्षाबंधन है। हैप्पी रक्षाबंधन। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। सारे भाइयों ने राखियाँ बंधवा ली होंगी, सारी बहनों ने राखियाँ बांधी होंगी। आज की चलो क्लास शुरू करते हैं दोस्त। आज की डेट है 30 अगस्त 2020। अकाउंट्स के जो भी डाउट्स हैं उनके लिए मैं वीडियो अलग से डालूंगा। ये सिर्फ अभी मैं इकोनॉमिक्स के ही डाउट ले रहा हूँ। आज की डेट तक 3 अगस्त 2020 तक मेरे पास में जितने भी डाउट्स आए थे उन सारे डाउट्स को मैंने इकोनॉमिक्स के डाउट्स को लेके ये वीडियो बनाना शुरू किया है। दूसरी बात, वीडियो के साइज अब हमारे थोड़े से बड़े होने लगे हैं, नंबर ऑफ डाउट्स बढ़ने लगे हैं, इसलिए व्हाट्सएप पे इनको डायरेक्टली शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होने लगा है। इसीलिए अब दोस्तों मैं अपने डाउट्स को यूट्यूब में डालने के बाद आप लोगों से लिंक शेयर कर रहा हूं। इसीलिए अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ मार्केटिंग करने ही आऊँगा या सिर्फ अपने लेक्चर बेचने ही आता हूँ तो दोस्त आप मेरे वीडियो चैनल को देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मार्केटिंग के वीडियो नहीं होंगे। मोस्टली मेरे चैनल के अंदर आपके डाउट्स के ही वीडियो आपको मिलेंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं आप उन डाउट्स से रिलेटेड वीडियोस को चैनल में जाके देख सकते हैं। इतनी सी ही मेरी रिक्वेस्ट है, अदरवाइज बाकी आपकी मर्जी। शुरू करें? यस सर, शुरू करते हैं। एक डाउट आया था, विच वन इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ द थ्योरी ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ इनडिफरेंस कर्व। देखो भाई, थ्योरी ऑफ डिमांड को समझाना है तो थ्योरी ऑफ डिमांड में तो एक लॉ ऑफ डिमांड है, लेकिन बाद में एक इनडिफरेंस या कंज्यूमर बिहेवियर वाला टॉपिक हमने पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला एक अप्रोच आया था, एक लॉ आया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर उसके बाद में ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर हमने इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी पढ़ा था। तो अगर मैं इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस को बेस मान लूं, इनडिफरेंस कर्व को बेस मान लूं, तो कौन सी चीजें नीचे जो लिखी हुई हैं इनमें से लॉ ऑफ डिमांड के लिए अजम्पशन नहीं होगी। तो यानी कुल मिला के आपको पूरी तरह से कंसंट्रेट करना है इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस के ऊपर। कंज्यूमर बिहेवियर वाला जो टॉपिक था उसके इन डिफरेंस कर्व के ऊपर आपको पूरी तरह से कंसंट्रेट करना है और उसके हिसाब से देखना है कि कौन सी एक अजम्पशन वैलिड अजम्पशन नहीं है। आओ चेक करते हैं। गिवन द स्केल ऑफ प्रेफरेंस एज बिटवीन द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ये तो बिल्कुल अजम्पशन है, क्योंकि भाई जब भी कंज्यूमर कोई गुड्स खरीदता है, जब दो या दो से ज्यादा गुड्स खरीदने जाता है तो उसका अपना एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर होता है। किसी चीज को ज्यादा पसंद करता है, वो किसी चीज को कम पसंद करता है। तो कंज्यूमर जिस चीज को ज्यादा पसंद करता है, जो उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस में पहले आती हैं, जिनके लिए उनका उसको पसंद करना ज्यादा बनता है, लॉजिकल बनता है, जो चीजें ज्यादा उसको पसंद आती हैं, डेफिनेटली उसको पहले खरीदना पसंद करेगा। अब जब वो उसको पहले खरीदेगा तो उससे मिलने वाला कंजम्पशन भी ज्यादा होगा। और हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी इसी पे बेस्ड है। हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी ये कहता है कि भाई दो अलग अलग टाइप की कमोडिटीज एक जैसी किसी भी एक कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। कोई कमोडिटी एक कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फाइड करती है तो कोई कमोडिटी किसी कंज्यूमर को दूसरे तरीके से कम सेटिस्फाइड करती है। लेकिन एक कंज्यूमर को दो टाइप की दो अलग अलग कमोडिटी कभी एक जैसा सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। इसका मतलब एक बड़ी वैलिड अजम्पशन है, एक यूनिवर्सल अजम्पशन है, जो कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर भी एप्लीकेबल होती है। आगे चलते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दोस्त ये भी हमारे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर था। हम ये मान के चलते थे जब कभी हम अपना इंडिफरेंस कर्व बनाया करते थे कुछ इस तरीके से, तो हमारा इंडिफरेंस कर्व दोस्त ऐसा बनता था। अब ऐसा बनने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मान लेते हैं मैं आई एम टेकिंग द कमोडिटी एक्स ऑन एक्स एक्सिस एंड आई एम टेकिंग कमोडिटी वाई ऑन वाई एक्सिस। अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं पॉइंट ए पे, अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता हूं तो क्या होगा? मैं ए की इतनी क्वांटिटी सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं बी की इतनी क्वांटिटी खरीदने के लिए। लेकिन अगर मैं पॉइंट बी से सी पे जाता हूं तो अब मैं ए की पहले से कम यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा हूं, सॉरी y की मैं कम यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा हूं x की उतनी ही एडिशनल यूनिट खरीदने के लिए। इसका मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो यहां पर भी अप्लाई होता है। इसीलिए हमारे इंडिफरेंस कर्व का जो नेचर होता है वो होता है दोस्त कॉन्वेक्स टू द ओरिजन। रीजन ही इसका यही है, रीजन है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर एक कमोडिटी को सेक्रीफाइस करके या मैं y को सेक्रीफाइस करके x की एडिशनल यूनिट खरीदना शुरू करूं, तब उस कंडीशन में स्टेप बाय स्टेप मैं y की पहले से कम यूनिट सेक्रीफाइस करना शुरू कर दूंगा। इसको कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये भी एक वैलिड अजम्पशन है जो इंडिफरेंस कर्व के ऊपर एप्लीकेबल होती है। हमने तो ढूंढना है कि कौन सी अजम्पशन एप्लीकेबल नहीं होती है। आगे चलते हैं।
कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये अजम्पशन एप्लीकेबल नहीं होती। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हमने पढ़ रखा था, एक होती थी कार्डिनल अप्रोच और एक होती थी आर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करते थे तो हम कहते थे भाई ये है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ अ कमोडिटी एक्स और ये है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ मनी, जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी दोनों एक दूसरे के बराबर हों। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यहीं पर आएगा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मुझे दो चीजों को कंपेयर करना था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एज वेल एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब मनी के साथ में दिक्कत यह है कि जैसे जैसे हम पैसे खर्च करते चले जाते हैं और हमारे पास पैसे कम बचते हैं, रिमेनिंग जैसे जैसे कैश बैलेंस हमारे पास में कम होता जाता है, मनी की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाती है। लेकिन इस थ्योरी के अंदर इन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट रखा था ताकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाला जा सके। तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहेगी, दैट वाज द अजम्पशन अंडर द कार्डिनल अप्रोच। लेकिन आर्डिनल अप्रोच के अंदर तो ऐसी कोई अजम्पशन थी ही नहीं। आर्डिनल अप्रोच तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के बेसिस पे कैलकुलेट करती थी। इसको कोई मतलब नहीं है मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहे नहीं रहे, वो जो हुई है अपनी जगह ठीक है। तो यहां पर जब मैं कहता हूं इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तो इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट होनी चाहिए, ऐसी कोई अजम्पशन नहीं थी। इसका मतलब अगर मैं थ्योरी ऑफ डिमांड को इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बेसिस पर एक्सप्लेन करने जाऊं तब भी मैं ये अजम्पशन नहीं लूंगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहेगी। हां, अगर मैं कार्डिनल अप्रोच के बेसिस पर डिमांड को या थ्योरी ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करने जाऊं तब मैं ये अजम्पशन जरूर ले लूंगा कि मेरी मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगी। ठीक सर, फोर्थ यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन डी है, क्योंकि हमें ढूंढना था कि कौन सी अजम्पशन वैलिड नहीं है अंडर द इंडिफरेंस कर्व। सर डी वाली अजम्पशन वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। सर क्यों? कंज्यूमर वुड प्रेफर मोर ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स टू लेस ऑफ इट। कोई भी कंज्यूमर कभी भी कमोडिटी खरीदने जाएगा तो वो एक कमोडिटी की ज्यादा क्वांटिटी खरीदना पसंद करेगा एज कंपेयर टू उसी कमोडिटी की कम क्वांटिटी। सर ऐसा क्यों? भाई हमने कहा था कि कोई भी इकोनॉमिक्स के लॉ हो, खासकर कंज्यूमर से रिलेटेड, वो उन्हीं कंज्यूमर के ऊपर एप्लीकेबल होंगे जो कंज्यूमर रेशनल कंज्यूमर हो। और रेशनल कंज्यूमर क्या होता है? रेशनल कंज्यूमर तो वही होता है ना जो ये कहता है कि मेरे पास में जितनी इनकम है उतनी इनकम को खर्च करके जितनी ज्यादा क्वांटिटी में खरीद सकूं उतना ज्यादा मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम होगा। तो ये अजम्पशन तो आर्डिनल और कार्डिनल दोनों अप्रोच के अंदर लगती है, इसलिए मेरे हिसाब से ये वाली भी वैलिड अजम्पशन है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर सी, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नॉट अ वैलिड अजम्पशन इन केस ऑफ इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कारण यह है क्योंकि इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस आर्डिनल अप्रोच के अंदर आता है और आर्डिनल अप्रोच अपने आप आर्डिनल अप्रोच के अंदर आता है और आर्डिनल अप्रोच के अंदर मनी की कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। कांस्टेंट यूटिलिटी ऑफ मनी इज अ वैलिड अजम्पशन अंडर द केस ऑफ कार्डिनल अप्रोच, जहां पर आप ये कहते थे कि आप अपनी यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, कंप्लीट इंटीजर में मेजर कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अगला डाउट था थ्योरी ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड, यूज द फॉलोइंग डेटा टू आंसर द क्वेश्चन नंबर 27 to 29। ये हमारे मॉड्यूल का क्वेश्चन था। हालांकि जो डाउट आया था क्वेश्चन नंबर 29 में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तीनों ही क्वेश्चन सॉल्व कर देने चाहिए। आओ चलते हैं। आउटपुट दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट दी हुई है। टोटल कॉस्ट 240, 330, 410, 480, 540, 610 एंड 690। सबसे पहला क्वेश्चन, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट ऑफ आउटपुट इज। क्या निकालना है दोस्त? सर निकालनी है एवरेज फिक्स कॉस्ट। फॉर्मूला क्या? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। हमें 2 यूनिट पे एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो क्वांटिटी होनी चाहिए 2, लेकिन इसके लिए पहले मुझे चाहिए टोटल फिक्स कॉस्ट। सर कहां से लेंगे? देखो, हमने डायग्राम बनाया था कुछ इस तरीके का। ये होती थी दोस्त आपकी फिक्स कॉस्ट, ये होती थी आपकी वेरिएबल कॉस्ट, और अगर इन दोनों को मिला दूं तो ये बनती थी आपकी टोटल कॉस्ट। याद आया? यस सर, याद आ गया। 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 0, लेकिन कुछ ना कुछ तो फिक्स कॉस्ट होगी, ये बात तो पक्की है।
इसका मतलब 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पे जो कॉस्ट दी हुई है यही इसकी फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी हमारे लिए फिक्स कॉस्ट कितनी मिली 240। अब आप 0 यूनिट का प्रोडक्शन करोगे तब भी टोटल फिक्स कॉस्ट 240 की है, 1 यूनिट का प्रोडक्शन करोगे तब भी 240 की है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट निकल के आई 240 रुपीज़, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 2 कर दूं तो मेरे लिए एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल के आती है 120 रुपीज़। तो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्त इसका सी। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 6th यूनिट ऑफ आउटपुट इज, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था, टोटल कॉस्ट एट nth यूनिट ऑफ आउटपुट माइनस टोटल कॉस्ट एट n माइनस 1th यूनिट ऑफ आउटपुट। अब n का मतलब है कि आप किस यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट निकालना चाहते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 6th यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट निकालो, तो फिर मैं लिख सकता हूं टोटल कॉस्ट एट 6th यूनिट ऑफ आउटपुट माइनस टोटल कॉस्ट एट 6 माइनस 1th यूनिट ऑफ आउटपुट। Total cost at 6th unit of output is rupees 690 minus total cost at 6 minus 1 is equal to 5th unit of output is 610। तो मेरे लिए मार्जिनल कॉस्ट होनी चाहिए दोस्त ₹80, यानी इसका भी करेक्ट ऑप्शन होगा सी। अब आगे चलते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न स्टार्ट टू अकर बिटवीन द यूनिट। हाँ, इसमें डाउट था और बड़ा लॉजिकल डाउट भी है, क्योंकि हमसे डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न पूछ रहे हैं, प्रोडक्शन से कॉस्ट को रिलेट करने के बाद इन्होंने क्वेश्चन बनाया। आओ ध्यान से समझें। ये कह रहे हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट कहां से शुरू होता है। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में फ्लैशबैक में लेके चलता हूं। ये है तो कॉस्ट वाला टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा प्रोडक्शन भी लेना पड़ेगा। शुरू करें? यस सर, आप शुरू करो। ओके चलो। हमने सबसे पहले थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ा था, एक होती है दोस्त हमारे लिए मार्जिनल प्रोडक्शन, एक होता है हमारे लिए मार्जिनल प्रोडक्शन। मान लेता हूँ मेरे लिए मार्जिनल प्रोडक्शन ये है। मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज होता था, मैक्सिमम टाइम पे पहुँचता था, फिर डिक्रीज होना शुरू करता था। ये जीरो भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता था। ये था हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन। इसके बाद एक था एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज होता था, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता था, फिर ये डिक्रीज होना शुरू कर देता था, लेकिन ये कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी एक एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये है हमारा एवरेज प्रोडक्शन। फिर इसी के अंदर हमने बनाया था दोस्त एक टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होता था, जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो होगा वहीं पर टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा, और उसके बाद जहाँ से मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हुआ टोटल प्रोडक्शन भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता था। अब यहाँ पर हम लोगों ने 3 स्टेजेस बनाई थी। कौन कौन सी 3 स्टेजेस बनाई थी? हमने कहा था कि भाई जहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा, पहली स्टेज ये, मैं बात कर रहा हूँ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, जिसको आप कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है ना, या तो आप कई बार कहते थे लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, जो भी आप कहना चाहें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, कई अलग अलग नाम थे। जहाँ मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो होगा वहाँ से मेरी दूसरी स्टेज बनेगी। तो ये थी दोस्त लॉ की स्टेज नंबर 1, ये है लॉ की स्टेज नंबर 2 और ये है लॉ की स्टेज नंबर 3। अब डिमिनिशिंग रिटर्न कहाँ से शुरू होता था? डिमिनिशिंग रिटर्न यहाँ से शुरू होता था। सेकंड स्टेज की जो स्टेज होती थी ये होती थी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। फर्स्ट स्टेज को हम लोग कहते थे इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, पहली स्टेज को हम लोग कहते थे इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, सेकंड स्टेज को हम लोग कहते थे डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, और थर्ड स्टेज को हम लोग कहते थे नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। याद आया? तो सेकंड स्टेज होती थी डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। ये डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर कहां से शुरू हुई? डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर दोस्त सेकंड स्टेज है। अब सर हम सेकंड स्टेज कहां ढूंढेंगे? यहां तो सवाल कॉस्ट का है। अच्छा, यहां सवाल कॉस्ट का है तो सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं एक बार। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, कहां से डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न शुरू होता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न कहां से शुरू होगा? डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न दोस्त जहां से आपका मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू होगा वहीं से डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न आ जाएगा। अब सर पता कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा तरीका है। मार्जिनल प्रोडक्शन के अपोजिट में जो कॉस्ट होती है, इसका बिल्कुल अपोजिट रिफ्लेक्शन जो होता है वो होती है दोस्त मार्जिनल कॉस्ट। जब मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तब मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होती है। जब मार्जिनल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है तब मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होती है। ये है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। और जब मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू होता है तब आपकी मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो जहां से आपकी मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाए वहां से समझ जाओ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न शुरू हो गया।
या तो जहां से मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाए वहां से डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न शुरू हो गया, और या तो जहां से आपकी मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाए वहां से समझ जाओ कि आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न स्टार्ट हो गया। अब सर पता कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा तरीका है पता करने के लिए, मार्जिनल कॉस्ट निकाल लो। 0 यूनिट पे आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल नहीं सकते। फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी? टोटल कॉस्ट एट फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट माइनस टोटल कॉस्ट एट 0 यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कुल मिला के अगर मैं कहूं टोटल कॉस्ट एट फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट है 330 माइनस 240, तो इसके लिए मार्जिनल कॉस्ट निकल के आई दोस्त 90 रुपए। सेकेंड यूनिट पे आई 410 माइनस 330, 410 330, ये हो गई सेकेंड यूनिट के लिए मार्जिनल कॉस्ट 80। मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज? सर मार्जिनल कॉस्ट तो अभी डिक्रीज हो रही है, और अगर मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या चल रहा है? इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न। और देखते हैं थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट पे टोटल कॉस्ट है 480 माइनस सेकेंड यूनिट ऑफ आउटपुट पे टोटल कॉस्ट करूं तो मुझे मार्जिनल कॉस्ट एट थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट मिलेगी 480 माइनस 410 इज इक्वल टू 70 रुपीज। अभी भी मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हुई है, इसका मतलब कौन सी स्टेज चल रही है? मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हुई है, इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये अभी स्टेज कौन सी चल रही है? इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न, इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न की ही स्टेज चल रही है। पहले कितना था? 90, फिर कितना हुआ? 80, फिर कितना हुआ? 70। और आओ आगे देखते हैं क्या हुआ। अब फोर्थ यूनिट ऑफ आउटपुट पे टोटल कॉस्ट है 540 माइनस थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट पे टोटल कॉस्ट माइनस करूं तो मुझे मिलेगा मार्जिनल कॉस्ट एट फोर्थ यूनिट ऑफ आउटपुट 540 माइनस 480 इज इक्वल टू 60 रुपीज। अभी भी मेरी मार्जिनल कॉस्ट पहले से कम हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट 60 हो गई। अब अगली यूनिट पे देख लेते हैं 610 माइनस 540, 610 माइनस 540 इज इक्वल टू यहां हो गई दोस्त 70 यूनिट, यानी यहां से मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हुई है। अब जब मार्जिनल कॉस्ट यहां से इंक्रीज होना शुरू हुई है तो अगर मैं डायग्राम के हिसाब से चलूं तो पहली थी 90, फिर हो गई 80, फिर हो गई 70, फिर हो गई 60। अब 60 के बाद दोस्त यानी मिनिमम यहां पे आ गई 60, यहां पे तो नहीं होना चाहिए, यहां पे आ गई 60। इसके बाद अब ये इंक्रीज होना शुरू हो गई 70। अब जब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो गई इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू हो गया, और मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू हो गया इसका मतलब अब रिटर्न कौन से आ रहे हैं? डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। तो बताओ आंसर क्या होना चाहिए? सर फोर्थ और फिफ्थ यूनिट के बीच में हमारी मार्जिनल, फोर्थ यूनिट के बाद और फिफ्थ यूनिट में हमारी मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हुई है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए 4 एंड 5। 4 एंड 5 यूनिट के बीच में हमें कौन से रिटर्न मिल रहे हैं? डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न मिल रहे हैं, यहां से शुरू हुआ है। ठीक है सर, फिफ्थ और सिक्स यूनिट में अब एक बार डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न शुरू हो गया तब तो आगे जाके वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न ही चलेगा। हमसे पूछा गया था कहां से ये स्टार्ट हुआ है, तो फोर्थ और फिफ्थ यूनिट से ये स्टार्ट हुआ है। ठीक, आई थिंक अब आपको डाउट ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। अगला डाउट था, ये भी हमारे मॉड्यूल का ही डाउट है शायद, अब मुझे तो पता नहीं, आप लोगों ने व्हाट्सएप पे जो फोटो खींच के भेजी थी मैं उसी पे डिस्कस कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आफ्टर द इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन अ ग्रेटर यूज ऑफ वेरिएबल इनपुट इंड्यूस रिडक्शन इन मार्जिनल प्रोडक्शन। सर ये क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आया। आओ इसको डायग्राम से समझे दोस्त। इकोनॉमिक्स में, खासकर माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर आपको कुछ भी समझना हो तो बिना डायग्राम के किसी भी चीज को समझ पाना बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में अपने लेक्चर्स के अंदर डायग्राम इसीलिए डिस्कस किए थे ताकि ये डायग्राम ही आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने और क्रैक करने में सबसे ज़्यादा मदद करने वाले थे। इसीलिए आप ये सोचें कि बिना डायग्राम के मैं कोई आंसर ढूंढ लूंगा, बहुत मुश्किल है। बिना डायग्राम के आप क्वेश्चंस को डीकोड ही नहीं कर पाओगे। बिना डायग्राम के या क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद उसको डीकोड करके उसका मतलब निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए डायग्राम की मदद तो आपको लेनी ही पड़ेगी। शुरू करें? यस सर। बात कर रही है इन्फ्लेक्शन पॉइंट की। इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहाँ आता था? इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। प्रोडक्शन वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसका दूसरा नाम था लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर, जिसका तीसरा नाम था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। उसके अंदर हमने पढ़ा था दोस्त।
अब जब मैं इसकी बात करता हूं इन्फ्लेक्शन पॉइंट की, तो मैंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर इन्फ्लेक्शन पॉइंट देखा था, इसलिए पहले मुझे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। आओ दोस्त डायग्राम बनाएं। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अंदर हम लेते थे क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट, वेरिएबल इनपुट, क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट में नॉर्मली हम लोग लेबर को ले लेते थे। उसके बाद वाई एक्सिस पे दोस्त हम लोग लिया करते थे आउटपुट, ये था हमारा वाई एक्सिस पे आउटपुट। इसमें हम 3 अलग अलग कर्व ड्रॉ करते थे। कौन कौन से सर? पहला तो ड्रॉ करते थे हम मार्जिनल प्रोडक्शन, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर बनाता हूं, यहां ठीक है। हाँ, सबसे पहले हम बनाते थे मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन पहले इंक्रीज होता था, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता था, इंक्रीज होता था, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता था, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता था। ये था आपका मार्जिनल प्रोडक्शन। दूसरा डायग्राम हम बनाया करते थे दोस्त एवरेज प्रोडक्शन का। एवरेज प्रोडक्शन में इंक्रीज होता था, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता था, उसके बाद ये भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता था। लेकिन एवरेज प्रोडक्शन कभी भी जीरो नहीं होगा, एवरेज प्रोडक्शन कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। फिर हमने एक बात और भी की थी, रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन। हमने कहा था जब एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो मार्जिनल प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन के ऊपर रहेगा। व्हेन द मार्जिनल एवरेज प्रोडक्शन विल इंक्रीज, जब एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो मार्जिनल प्रोडक्शन हमेशा एवरेज प्रोडक्शन से ज़्यादा होगा। सर इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, जब एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो मार्जिनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अगर मैं इसको, इस पूरे के पूरे शेप को यहां से 2 हिस्सों में बांट दूं, तो आपकी बात इस हिस्से के लिए तो सही है कि जब एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो मार्जिनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, लेकिन इस हिस्से के लिए गलत हो जाएगी, क्योंकि यहां पर भी एवरेज प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस हिस्से में मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए ये कहना कि जब भी एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज होगा मार्जिनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, गलत है। हाँ, इसको सही तरीके से कैसे कहा जा सकता है कि जब एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज होगा मार्जिनल प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन से ज्यादा होगा। इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन विल बी ग्रेटर देन, इसको कहा जा सकता है मार्जिनल प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्शन। जब एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तब, जहां एवरेज प्रोडक्शन आपका मैक्सिमम होगा, इस पॉइंट पे एवरेज प्रोडक्शन क्या है आपका? मैक्सिमम। जब एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा तो यहां पर एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। जब एवरेज प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू होगा तब मार्जिनल प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन से कम हो जाएगा। यानी जब एवरेज प्रोडक्शन गिर रहा है तब मार्जिनल प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन से कम होगा। मार्जिनल प्रोडक्शन विल बी लेस देन एवरेज प्रोडक्शन इन दिस एरिया। दैट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। आगे चलें? यस सर। इसी के साथ हमने एक कर्व और बनाया था जो था हमारा टोटल प्रोडक्शन का। सर ये क्या कर रहे हो? कलाकारी दोस्त, अभी दिखाता हूं। ये हमने बनाया था एवरेज प्रोडक्शन का ग्राफ, याद? ये सॉरी, टोटल प्रोडक्शन का कर्व बना, टोटल प्रोडक्शन का। जहां पे मार्जिनल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता था वहां पर टोटल प्रोडक्शन कर्व में एक पॉइंट बनता था जिसको हम लोग कहते थे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हमारा जो सवाल है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से ही रिलेटेड है। शुरू करें? यस सर, शुरू करो, पढ़ो। आफ्टर द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, बात किसकी कर रहे हैं? किस एरिया की? आफ्टर द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, मतलब इसके बाद की बात कर रहे हैं। यहां तक आती थी हमारी स्टेज नंबर 1, जहां पर एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम है। यहां तक आती थी स्टेज नंबर 1 जहां मार्जिनल प्रोडक्शन, सॉरी थोड़ा सा आगे होना चाहिए था, ऐसे बनाता हूं। ही कह रहे हैं आफ्टर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया हमारा यहां पर, इस पॉइंट के बाद से, यानी वो इस एरिया के बाद की बात कर रहे हैं। आफ्टर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन,
इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन ग्रेटर यूज ऑफ वेरिएबल इनपुट, यानी जैसे जैसे हम वेरिएबल इनपुट, फॉर एग्जांपल मैं फिलहाल लेबर ले लेता हूं, जैसे जैसे हम लेबर की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, इंड्यूस अ रिडक्शन इन मार्जिनल प्रोडक्शन, ये मार्जिनल प्रोडक्शन को कम करेगा। स्टेटमेंट सही है कि गलत है, इसको हम अपने डायग्राम में देखते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद अगर मैं लेबर की क्वांटिटी बढ़ाऊं तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ेगा कि कम होगा? साफ दिख रहा है सर, इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद तो मार्जिनल प्रोडक्शन गिरना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हमारे मार्जिनल प्रोडक्शन को कम करेगा। सेंटेंस सही है कि गलत है? सर बिल्कुल सही है। आफ्टर द इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन ग्रेटर यूज ऑफ वेरिएबल इनपुट इंड्यूस अ रिडक्शन इन मार्जिनल प्रोडक्शन। सेंटेंस एकदम सही। हमें क्या ढूंढना है सर? ट्रू सेंटेंस ढूंढना है। मिल गया सर, मिल गया आंसर। अरे नालायक, चारों सेंटेंस देखो पहले, आओ। बिफोर रीचिंग इनएविटेबल पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑब्टेन्ड कैन इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। सर क्या लिखा है, समझ में नहीं आया। आओ, कभी भी किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस को समझना हो तो इसको कई हिस्सों में तोड़ो। बिफोर रीचिंग इनएविटेबल पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑब्टेन कैन इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रिटर्न। इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब वो पॉइंट जिसको आप नकार नहीं सकते, वो सच्चाई जिसको आप नकार नहीं सकते, इसको तो आपको देखना ही पड़ेगा। ये सिचुएशन तो आएगी ही आएगी, ये स्टेज तो आएगी ही आएगी। इट इज फैक्ट इन योर थ्योरी, यानी ये वो पॉइंट है। आफ्टर द इनएविटेबल पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न, डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न कहां से शुरू होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से शुरू होता है, क्योंकि यहीं पर मार्जिनल प्रोडक्शन आपका मैक्सिमम होता है और उसी के बाद मार्जिनल प्रोडक्शन गिरना शुरू होता है। और जब मार्जिनल प्रोडक्शन गिरता है तो इसको कहते हैं हम लोग डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। इतना ठीक। अब पढ़ते हैं। बिफोर रीचिंग इनएविटेबल पॉइंट, यानी कब की बात कर रहे हैं? ये इस पॉइंट के पहले की बात कर रहे हैं कि बात की? सर बिफोर, बिफोर मतलब अब वो बात कर रहे हैं इस पॉइंट के पहले की, यानी अब हम बात कर रहे हैं सेंटेंस नंबर 2 में इस एरिया की। Before reaching inevitable point of diminishing marginal return, quantity of output obtained can increase at an increasing rate। सही है कि गलत है? आओ देखते हैं। यहां पर इस एरिया में आउटपुट जब भी इंक्रीज होता था ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता था, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट स्टेज के अंदर आता है। और फर्स्ट स्टेज क्या थी? इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। नाम भी इसका हमने क्या रखा था? इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर है, इसका मतलब आपका जो आउटपुट इंक्रीज होगा, दैट आउटपुट विल इंक्रीज एट अ फास्टर रेट। द रेट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट विल बी ग्रेटर देन रेट ऑफ इंक्रीज इन इनपुट। रेट को आप कह सकते हैं परसेंटेज, यानी फर्स्ट स्टेज में क्या होता था? परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट विल बी ग्रेटर देन परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट। जितना आप लेबर को बढ़ाएंगे, जितने परसेंटेज से आप वेरिएबल इनपुट को बढ़ाएंगे, उसके ज्यादा परसेंटेज से आपका आउटपुट बढ़ता था। इसको हम लोग कहते थे इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। तो क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही है। बिफोर रीचिंग इनएविटेबल पॉइंट, यानी उस इनएविटेबल पॉइंट पे पहुंचने के पहले, द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑब्टेन कैन इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। ये सेंटेंस भी सही निकला सर। सर टिक किस पे करेंगे? आओ वो भी चेक करते हैं ना, टिक किस पे करेंगे। जल्दी किसकी है? तीसरा सेंटेंस तो पढ़ लें। द फर्स्ट स्टेज करस्पॉन्ड टू द रेंज इन फर्स्ट स्टेज, यानी अब ये पूरी की पूरी पहली स्टेज की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं फर्स्ट स्टेज करस्पॉन्ड, यानी फर्स्ट स्टेज कहां तक जाती है? टू द रेंज इन विच एवरेज प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग। क्या ये सही है? बिल्कुल 100% सही। सर क्यों? हमारी फर्स्ट स्टेज कहां तक जाती है? यहां तक। और ये फर्स्ट स्टेज कब आती है? जब तक हमारा एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज होता रहता है, तब तक हमारी फर्स्ट स्टेज आती है। इतने में ही सेंटेंस सही दिख गया। एज अ रिजल्ट ऑफ यूटिलाइजिंग इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट। तो ये थर्ड सेंटेंस भी ट्रू है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ अबव। ठीक, तीनों ही सेंटेंस सही है। आगे चलते हैं, अगला डाउट। मार्जिनल प्रोडक्ट मैथमेटिकली इज द स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट का। भाई टोटल प्रोडक्ट किससे फैसिनेटेड होता? मार्जिनल प्रोडक्ट से। जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। जब तक मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, तब भी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। और जब मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो होगा तब टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा। मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हुआ, टोटल प्रोडक्शन नेगेटिव हुआ। इसका मतलब जब तक मार्जिनल प्रोडक्शन पॉजिटिव है तब तक टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हुआ, टोटल प्रोडक्शन भी गिरना शुरू हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, टोटल प्रोडक्ट का।
उसके बाद एक डाउट और भी आया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर से रिलेटेड था, ये भी हमने प्रोडक्शन वाले चैप्टर में ही पढ़ा था। सर प्लीज एक्सप्लेन। सर यहाँ पे आपने सर क्यों लिखा है? दोस्त आपने जैसा व्हाट्सएप पे टाइप किया है मैंने उसी को कॉपी पेस्ट किया और कुछ नहीं किया। आगे चलते हैं। सर प्लीज एक्सप्लेन ऑल लेबर मे नॉट बी प्रोडक्टिव। इस पॉइंट को समझाओ कि सारी की सारी लेबर प्रोडक्टिव नहीं होती। देखो दोस्त, सारी की सारी लेबर प्रोडक्टिव नहीं होती, इसको समझने के लिए आपके लिए यही डायग्राम सफिशिएंट है। एक काम करते हैं, मैं अगर इस पूरे डायग्राम को मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं, बहुत गंदा हो गया है। एक मिनट, मिट जा। चलो मैं इसी डायग्राम की थोड़ी सी मदद ले लेता हूं। हाँ चलो इतना ठीक है, चल जाएगा इतने में। एक बात बताओ, बहुत सिंपल सा है पॉइंट है। अगर मैं इतनी क्वांटिटी ऑफ लेबर बढ़ाऊं तो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? अगर मैं इतनी क्वांटिटी ऑफ लेबर की लगाऊं, मान लो 5 लेबर मैंने लगाई, तो मेरा आउटपुट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज? सर आउटपुट तो इंक्रीज हुआ। चलो मैंने 5 की जगह 10 लेबर लगा दी, तो आउटपुट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? सर आउटपुट तो अभी भी इंक्रीज हुआ। 10 की जगह अगर मैंने 15 लेबर लगा दी तो सर आउटपुट तो अभी भी इंक्रीज हो रहा है। चलो 15 की जगह 20 लेबर लगा दी, सर आउटपुट तो अभी भी इंक्रीज हो रहा है। मैंने 20 की जगह 25 लेबर लगा दी, सर आउटपुट तो अभी भी इंक्रीज हुआ। 25 की जगह 30 लेबर लगा दी, सर आउटपुट तो अभी भी इंक्रीज हुआ। 30 की जगह अगर मान लो मैंने 35 लेबर लगा दी तो सर आउटपुट तो डिक्रीज हो गया। इसका मतलब जो 5 लेबर आपने लगाई है उसने कोई एडिशनल प्रोडक्शन किया, और जब उसने एडिशनल प्रोडक्शन किया ही नहीं है, उसने टोटल प्रोडक्शन बढ़ाने की बजाय उल्टा कम कर दिया, तो आप ऐसी लेबर को क्या बोलोगे? प्रोडक्टिव। तो जब ये एडिशनल 5 लेबर कोई एडिशनल प्रोडक्शन कर ही नहीं रही है, जबकि ये तो टोटल प्रोडक्शन कम कर रही है, तो आप इन 5 लेबर को क्या बोलोगे? प्रोडक्टिव कि नॉन प्रोडक्टिव? बताओ ना भाई। किसी भी लेबर को आप प्रोडक्टिव तब करोगे ना जब वो आपके टोटल आउटपुट को बढ़ाए, कि भाई आपने एक एडिशनल लेबर लगाई है, इस एडिशनल लेबर को लगाने से हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब वो एडिशनल लेबर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है, दैट लेबर कैन बी कंसीडर्ड एज एन प्रोडक्टिव लेबर। लेकिन कुछ लेबर ऐसे भी होती है जो टोटल प्रोडक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती, उनके होने या नहीं होने से हमारे टोटल प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी लेबर को हम लोग कहते हैं दोस्त नॉन प्रोडक्टिव लेबर, और ऐसी लेबर भी हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में होती है। इसलिए ये कहना कि सारी की सारी लेबर प्रोडक्टिव लेबर होगी, ये गलत है। कभी आपने अनएम्प्लॉयमेंट पे पढ़ा होगा, एक होती है क्या कहते हैं, बड़ी क्या कहते हैं, डिस्गस्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या होती है? डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि कोई आदमी ये फील करता है कि वो नौकरी कर रहा है लेकिन एक्चुअली उसका कोई आउटपुट नहीं होता, इसको कहते हैं हम लोग डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ऐसी लेबर को आप क्या कहोगे? ऐसी लेबर को तो नॉन प्रोडक्टिव लेबर ही कहोगे, क्योंकि कहने को तो वो नौकरी कर रहा है, बोलने का तो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, लेकिन इसका खुद का जो टोटल आउटपुट में कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। इसलिए कहना कि सारी की सारी लेबर प्रोडक्टिव होगी, वो टोटल प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, प्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन देगी, गलत है। इसलिए सारी लेबर को आप कभी प्रोडक्टिव लेबर नहीं मान सकते। एक और डाउट आया था, सर इन केस ऑफ फ्री सैंपल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड देन एवरेज रेवेन्यू इज जीरो, सो द एवरेज रेवेन्यू कैन बी जीरो। दोस्त डाउट एकदम ठीक है, लेकिन ये हमारी पिक्चर की अधूरी कहानी है, तुम्हारी अधूरी कहानी। ये डाउट दोस्त इसीलिए आया होगा मेरे दोस्त, मेरे मित्र के मन में, जैसे कि आजकल के मॉडर्न टीचर कहते हैं किसी गाइस के मन में, कि हम बनाते थे एक मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव हो सकता है, मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो हो सकता है, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो सकता है। ये था दोस्त हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। लेकिन इसी के साथ साथ हम बनाते थे एक एवरेज रेवेन्यू, और एवरेज रेवेन्यू मैंने कहा था कि एवरेज रेवेन्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ये ना तो कभी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन एवरेज रेवेन्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो सवाल अगर उसके मन में थॉट आया होगा कि अगर मैं फ्री सैंपल बांटता हूँ, कोई कंपनी अगर फ्री सैंपल बांटती है तब तो उसको उसके कोई पैसे मिल ही नहीं रहे, और जब पैसे मिल ही नहीं रहे तो एवरेज रेवेन्यू ज़ीरो होना चाहिए। लॉजिक एकदम सही है, लेकिन दोस्त पर्दे के पीछे की कहानी सोचो। आप कह रहे हो कि सर अगर मैंने फ्री सैंपल बांटा, कितनी क्वांटिटी बांटी फ्री सैंपल की, चलो ये भी डिसाइड कर लेते हैं। सर मान लेते हैं हमने कुल मिला के 50 क्वांटिटी फ्री सैंपल के नाम पे बांट दी है। अब 50 क्वांटिटी फ्री सैंपल के नाम पे बांटी तो रेवेन्यू कितना आया होगा? सर फ्री सैंपल में तो कुछ नहीं निकला होगा। हाँ फिर भी टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला बताओ ना। सर टोटल रेवेन्यू कैन बी रिटर्न एज एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू 0 मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू 50। तो टोटल रेवेन्यू भी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से चल रहा हूँ मैं। सर मुद्दा वही तो है, फ्री सैंपल बांटा है तो एवरेज रेवेन्यू तो 0 हो जाएगा ना? नहीं,
अगर कोई भी बिजनेस, कोई बिजनेसमैन, कोई फर्म, कोई एंटिटी, कोई भी फर्म, कोई भी प्रोड्यूसर अगर 50 यूनिट फ्री सैंपल की बांट रहा है तो कुछ तो उसने बेचा होगा, तब तो वो फ्री सैंपल दे रहा है। भाई उसने हो सकता है कि पहले 500 यूनिट बेची हो 100 रुपए के भाव में, तो टोटल रेवेन्यू कितना आ गया होगा उसका टोटल रेवेन्यू आ गया होगा 50,000 रुपए का। तब उसने उसके बाद 500 यूनिट बेचने के बाद 50 यूनिट फ्री सैंपल की दी होंगी। तो मैंने कहा कि भाई 500 यूनिट के 50,000 रुपए आए, 50 यूनिट के कुछ भी नहीं आए क्योंकि फ्री सैंपल के नाम पे बटे, तो टोटल रेवेन्यू कितना आ गया 50,000 डिवाइडेड बाय 550, 50,000 डिवाइडेड बाय 550, तब भी मेरा एवरेज रेवेन्यू आता 90.91 रुपीस का। सर लेकिन ऐसा भी तो, अब मैं दूसरी पॉसिबिलिटी भी डिस्कस कर लेता हूं। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई आदमी अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, उसको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, उसने प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अभी तक लॉन्च ही नहीं किया, वो लोगों को फ्री सैंपल बांट रहा है। दोस्त कोई आदमी ऐसा काम करता है क्या? एक बिजनेसमैन अगर होलसेलर को भी फ्री सैंपल देता है तो होलसेलर को भी कहता है कि अगर 100 यूनिट मुझसे खरीदोगे तो 10 यूनिट फ्री सैंपल की दूंगा मैं आपको। तो 100 यूनिट बेचने के बाद ही तो 10 यूनिट फ्री सैंपल में दे रहा है। तो अगर आप फ्री सैंपल बांट रहे हैं तो आपके दिमाग में हमेशा एक बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच ही आनी चाहिए कि कुछ ना कुछ तो बिका होगा, उसके बाद ही तो आपने फ्री सैंपल बांटा है। और अगर कुछ भी बिका होगा, अरे मैं कहता हूं किसी ने 10 यूनिट बेची, क्वांटिटी, रेट, टोटल रेवेन्यू, किसी ने मान लेते हैं 10 यूनिट बेची, 10 रुपए के रेट में टोटल रेवेन्यू कितना आया 100 रुपीज। बाद में उसने 10 यूनिट फ्री सैंपल के नाम पे दे दी, 0 रुपीज में दे दी, तो रेवेन्यू कितना आया 0। तो टोटल रेवेन्यू फिर भी कितना हुआ 100 का, क्वांटिटी कितनी हुई 220 यूनिट, तो फिर भी एवरेज रेवेन्यू कितना आएगा, एवरेज रेवेन्यू आएगा 100 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 5 रुपीज। तो दोस्त एवरेज रेवेन्यू तो जीरो हो ही नहीं सकता ना। अब आप फ्री सैंपल के नाम पे बांटे। एक बात बताओ, क्या फार्मास्यूटिकल कंपनी फ्री सैंपल के नाम पे दवाइयां डॉक्टरों को नहीं बांटती? आप जिस भी डॉक्टर के यहां जाओगे उसके कैबिन में बाजू वाले कमरे में जमाने भर की दवाइयां भरी पड़ी होंगी। जितने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सारी कंपनियों के फ्री सैंपल ला के डॉक्टर्स को देते हैं। तो इसका मतलब क्या, वो कुछ भी नहीं कमाते? वो डॉक्टर्स को फ्री सैंपल दे रहे हैं लेकिन मेडिकल स्टोर से अपनी दवाइयां तो बेच रहे हैं ना। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी सिर्फ डॉक्टर को जो फ्री सैंपल दे रही है उसके बेसिस पर एवरेज रेवेन्यू निकालेगी कि ओवरऑल इंडिया के अंदर एक मार्केट के अंदर जितनी क्वांटिटी उसने दी है, अब वो फ्री सैंपल के नाम पे दी हो या बेची हो, उन्हीं के बेसिस पे एवरेज रेवेन्यू निकलेगा। एवरेज रेवेन्यू तो हमेशा टोटल रेवेन्यू के बेसिस पे निकलेगा। इसलिए एवरेज रेवेन्यू दोस्त आप फ्री सैंपल के नाम पे भी बांटो तब भी आपका एवरेज रेवेन्यू जीरो नहीं होगा। चलो और एक्सट्रीम कंडीशन पे चलते हैं। मान लेते हैं किसी ने 1 यूनिट बेची 50 रुपए की, टोटल रेवेन्यू कितना आया 50 रुपए। इसके बाद उसने 100 यूनिट फ्री सैंपल के नाम पे बांट दी, टोटल रेवेन्यू जीरो। यहां पे टोटल रेवेन्यू 50 रुपए, क्वांटिटी हो गई 101। अब बताओ एवरेज रेवेन्यू कितना आया? टोटल रेवेन्यू 50 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 101, 50 डिवाइडेड बाय 101 इज इक्वल टू 0.49 या 50 पैसा ही अप्रॉक्सीमेटली मान लेता हूं मैं। तो दोस्त अगर वो सिर्फ 1 यूनिट को बेचता है और 100 यूनिट भी फ्री सैंपल के नाम पे बांटता है तब भी एवरेज रेवेन्यू जीरो नहीं हो सकता। तो आप फ्री सैंपल के नाम पे बांट रहे हैं लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई सेल जरूर है जो एवरेज रेवेन्यू को जीरो नहीं होने देगी। मार्जिनल रेवेन्यू बशर्ते जीरो हो सकता है, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू जीरो नहीं हो सकता। तो दोस्त मेरे पास इकोनॉमिक्स के अभी तक इतने ही डाउट आए थे, सारे डाउट मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं। इसके बाद भी अगर आपके कोई इकोनॉमिक्स डाउट होंगे आज 3 अगस्त 2020 के बाद, तो आप अपने इकोनॉमिक्स के डाउट मुझे और पोस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से वीडियो बना के इकोनॉमिक्स के डाउट का भी वीडियो में पोस्ट कर दूंगा। ठीक है सर। अगला वीडियो आपका कौन सा आने वाला है दोस्त? अगला वीडियो मेरा अकाउंट से रिलेटेड आने वाला है। इसके अंदर सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्टनरशिप। मेरे पास अभी तक पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी डाउट्स आए हैं उन सारे डाउट्स का वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। अच्छा एक बात और, ये जितने भी डाउट्स हैं धीरे धीरे करके एक एक क्लासेस का जो हमारा ऐप है डाउट सेशन के लिए स्पेसिफिकली जो ऐप बना है, ये सारे डाउट के क्वेश्चन उसी ऐप पे एप्लीकेबल होंगे। और धीरे धीरे हम अपने डाउट को कंसल्ट करने का पैटर्न इस तरीके से व्हाट्सअप और इस तरीके से यूट्यूब से ख़त्म करके हम एक एक क्लासेस ऐप पे लेके जाएंगे। हालांकि एकदम से प्रोसेस नहीं हो सकती कंप्लीट, हमारे ऐप में भी कुछ बग्स हो सकते हैं, अभी उसकी ट्रायल चालू है, हम उस पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हम अपने सारे के सारे डाउट ऐप पे भी लेके जाएंगे। तो इसके बाद आपके एक समय के बाद में आपके सारे डाउट आपको ऐप पे ही मिला करेंगे।
अमन खेड़िया सर ने ऐप को किस तरीके से यूज़ करना है और ऐप को किस तरीके से आप डाउट ले सकते हैं, किस तरह से डाउट पूछ सकते हैं, उसके बारे में एक बड़ा डिटेल में बड़ा वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। इसलिए आप अमन खेड़िया सर के यूट्यूब चैनल में जाके एक बार ऐप को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं उसको भी देख लें। ऐप को किस तरीके से यूज़ करके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, आप उनको भी ज़रूर देख लें। ऐप अभी इससे पूरी तरह 100% ऑपरेशनल नहीं है, 100% फंक्शनल नहीं है। इसलिए अभी और 2, 4, 5 दिनों तक डाउट सेशन इसी तरीके से चलेंगे, फिर धीरे धीरे करके हम इसको ऐप में शिफ्ट कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्त इतना ही है। अकाउंट के डाउट्स के लिए दूसरे वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए बाय बाय।